नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन जचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत ने कुलभूषण पर आरोपों की मांगी जानकारी, मुलाकात का अनुरोध, पाकिस्तान का सबूतों पर सजा देने का दावा। मायावती का बड़ा ऐलान, ईवीएम मुद्दे और बीजेपी के खिलाफ नहीं किसी दल से परहेज, चुनाव न लड़ने की शर्त पर भाई को बनाया पार्टी का उपाध्यक्ष। आईएस पर अमेरिकी हमले में 36 आतंकियों की मौत, अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में गिराया सबसे बड़ा बम, सुरंगों के अंदर मकानों को किया ध्वस्त। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के खिलाफ चीन, कहा क्षेत्र में बढ़ेगा तनाव, अमेरिका ने दी व्यवहार बदलने की नसीहत। देश ने बाबा साहब अम्बेडकर को किया याद, संविधान निर्माण में योगदान की सराहना, प्रधानमंत्री की भीम ऐप को आधार से जोड़ने की शुरुआत। आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ आरोप पत्र और कोर्ट के फैसले की कॉपी मांगी है। भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावली ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात में कुलभूषण से मिलने की इजाज़त देने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि ठोस सबूतों के आधार पर ही कुलभूषण को सजा सुनाई गई है। कुलभूषण जाधव मामले में शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की। उन्होंने कुलभूषण जाधव से मिलने के अनुरोध के साथ जाधव के खिलाफ दायर आरोप पत्र की कॉपी मांगी। गौतम बंबावले ने सैन्य अदालत के फैसले की प्रति देने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा से ये कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका कोई जवाब मिला है, ना कॉन्सुलर एक्सेस मिली है। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाधव के खिलाफ आरोपों की जानकारी दी। इसमें बलूचिस्तान में बम विस्फोट और तेल पाइपलाइन को उड़ाने की साजिश जैसे कामों में शामिल होने का दावा किया। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों से कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति देने से इनकार किया। We now expect India to behave responsibly and refrain from issuing statements that will further aggravate people-to-people hostility. उधर पाकिस्तान के बार काउंसिल ने कुलभूषण जाधव के केस को लड़ने से अपने सदस्यों को मना कर दिया है। भारत का भी कोई वकील वहां पाकिस्तान की अनुमति के बगैर नहीं जा सकता। पाकिस्तान के इस रुख की वजह से विशेषज्ञों को कुलभूषण जाधव के जीवित होने पर ही संदेह होने लगा है। These are statements being made by Pakistanis functionaries present and past. Even Kasuri's made certain statements, but I am absolutely convinced beyond an iota of doubt, all these are afterthoughts. कुलभूषण जाधव के सामने सजा के बाद 40 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सैन्य अदालत के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मौका है। इसके बाद पाकिस्तान सेना अध्यक्ष के यहाँ 60 दिन और फिर अगले 90 दिनों तक के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक को फांसी की सजा सुनाई है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। पाकिस्तान इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि क्यों कुलभूषण जाधव से भारत के प्रतिनिधि नहीं मिल सकते हैं। लोगों को संदेह है कि कम से कम यह बहुत ही गंभीर टॉर्चर का केस तो नहीं है, और अगर यह है तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उसूलों की धज्जियां उड़ाने वाला है। पाकिस्तान को अंततः इस बात का जवाब देना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। तो कुलभूषण जाधव के मसले पर भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मसले पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और पाकिस्तान से लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि उनके काउंसिलर से मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीसी राघवन साहब हैं, पूर्व राजदूत। राघवन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सर, जिस तरीके से ये पूरा मसला आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार के अब तक के जो कदम हैं वो फिलहाल
किस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, और जो एक दबाव होना चाहिए था पाकिस्तान पर और जो डालने की भारत की रणनीति है, उसका इम्पैक्ट अब तक कितना होता दिखा है? मेरे विचार में हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आई कैसे है। और इसकी खास वजह मुझे ये लगती है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या उसकी जो फौज है वो काफ़ी हद तक निराश है, क्योंकि उसके जितने भी अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है आतंकवादियों के खिलाफ, तो उससे उनको पूरी तरह सफलता मिली नहीं है। और इस वजह से वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर या भारत के ऊपर इस पूरे जो भी वहाँ पर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भारत के ऊपर डालना चाहते हैं। और ख़ास करके वो ये चाहते हैं कि वो अपने लोगों को ये दिखाएं कि बलूचिस्तान में जो भी परिस्थिति है उसके लिए भारत जिम्मेवार है। अब किस हद तक इस तरह की सोच, इसका कोई इम्पैक्ट होगा, ये तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। पर मेरे विचार में सबसे मोटी बात यह है इस पूरी परिस्थिति में, अब इसके बारे में आगे भारत को क्या करना चाहिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और जो सही कदम है, डिप्लोमेटिक हों या और तरीके जो भी कदम हों, वो लिए जाएंगे। और क्या सर, कुलभूषण साहब के मसले पर वहाँ की सेना और सरकार दोनों के बीच में दरार दिख रही है? कई लोग ये कहते हैं, कई जानकार की मतभेद हैं किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इस मसले को लेकर, और कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट है जिसको लेकर भारत सरकार या फिर भारत को और आगे मदद मिल सकती है दबाव बनाने में। मेरे विचार में पाकिस्तान में मतभेद हमेशा रहते हैं, सरकार के बीच, फौज के बीच, और कई तरह के मतभेद भी रहते हैं। पर जब भी भारत का कोई मुद्दा उठता है तब वो ये सब मतभेद कम हो जाते हैं और वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोर्ट मार्शल है, जिस प्रणाली के द्वारा कुलभूषण यादव को ये सज़ा मिली है, कोर्ट मार्शल अधिकतर फौज अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए इसका प्रयोग करती है जी। किसी और देश के शहरी के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स यूज किए जाएं, ये अपने आप में बड़ा अजीब सी परिस्थिति है। और अफगान साहब, ऐसे में जिस तरीके से भारत के राजनयिक जो वहाँ पर हैं उन्होंने कोशिश की है और कई बार आवेदन दिया गया मुलाकात को लेकर या फिर जो कॉपी है, जो आरोप है उनको लेकर, लेकिन अब तक कोई भरोसा पाकिस्तान की ओर से नहीं मिलता। ऐसे में विकल्प क्या बचते हैं? क्या दूसरे रास्ते हैं जिनकी तरफ आगे बढ़ा जाता है ऐसे मसलों पर? अब इस तरह की परिस्थितियां भारत पाकिस्तान के, अगर आप इतिहास पर गौर करें तो इस तरह की परिस्थितियां अपने आप में नहीं है। इस तरह के पहले भी कई इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं। हालांकि कुलभूषण यादव जी का मुद्दा कुछ अपने आप में अनोखा है, पर फिर भी इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं। हमारा जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस तरह के काउंसलर इश्यूज या इस तरह के प्रिजनर रिलेटेड इश्यूज, जब दोनों देशों में तनाव कम हो तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह उस पर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब आजकल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में परिस्थिति है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्या कदम लें, ये तो इसके ऊपर सरकार जरूर गौर कर रही होगी। पर एक बात जरूर है कि जो भी भारत में जिस तरह का आउटरेज है, जिस तरह के पब्लिक सेंटिमेंट है, इसका भी बहुत असर पड़ता है पाकिस्तान पर। जिस तरह की पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले इसी मुद्दे के बारे में, इसका जरूर बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो उनके ही प्रोसेस के अंदर अभी जो विकल्प हैं उनको पूरी तरह पहले इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अमेरिका से खबरें कि वहाँ पर भी अमेरिकन फ्रंट ऑफ बलूचिस्तान एक संस्था है जिसने वहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, और कुछ जानकार ये कहते हैं कि अगर अमेरिका में इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ पर फिर अमेरिकी प्रशासन और वहाँ की सरकार पर दबाव होगा और फिर वहाँ के ज़रिए पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना ज़्यादा मुफीद होगा।
मेरी राय में भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे हैं हमको आपस में तय करने चाहिए। इसमें अमेरिका या और कोई विदेशी मुल्क ना तो इन मामलों में उतनी रुचि लेगा और ना ही ये उसके खुद के जब तक उसके स्वार्थ में नहीं होंगे वो इन मामलों में उतनी कार्रवाई नहीं करेगा जितनी हम लोग सोचते हैं वो कर सकता है या करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आपस के मुद्दे हैं उनके ऊपर हमको खुद अपने आप कदम उठाने चाहिए, दबाव डालना चाहिए और ये हमको उपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि कोई तीसरा मुल्क इसमें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकेगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या इस तरह के मसलों पर और अगर जाधव साहब के मसले को देखें तो एक उच्च स्तरीय बातचीत यानी कि जो हेड टॉप हैं उनकी तरफ से दोनों देशों के बातचीत एक बेहतर विकल्प हो सकता है, या फिर जिस तरीके से राजनयिक स्तर पर जो बातचीत हो रही है या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है? इस तरह के मुद्दे बहुत जल्दी हल नहीं होते। ये पहला, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की परिस्थितियां पहले भी आई हैं। आपको याद होगा सरबजीत सिंह का जो मामला था कितना लंबा खिंचा था और उसमें कई सालों तक इस पर बातचीत होती रही। पर यह बात जरूर है, अगर रिश्तों में तनाव कम होगा तो इस तरह के मुद्दे बड़े और आसानी से, मुश्किल तो रहेंगे पर फिर भी और आसानी से इनका कोई हल ढूंढा जा सकता है। तनाव की स्थिति में इनका हल ढूंढना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन साहब इस पूरी बातचीत के लिए। इसके बारे में जी उचित जी सर, अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कह रहा था कि इस पर पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय बातचीत होनी चाहिए या कोई और विकल्प चुनना चाहिए। इसके बारे में जरूर सरकार गौर करेगी, पर यह अपने आप में सिर्फ एक मुद्दा है। भारत पाकिस्तान रिश्तों में और भी कई मुद्दे हैं, तो इनके बारे में किस तरह आगे कदम लिए जाएंगे ये तो हमको आगे देखना ही पड़ेगा। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की। कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जिसको अपने ऊपर मैं वो इल्ज़ाम दूंगा, मेरी गलतियों की वजह से हुआ जो भी हुआ। मोहब्बत अब तिजारत बन गई। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कम दे दो ज़्यादा दे दो, जो भी काम निकालो, तो वो चीज़ हमको किसी ने सिखाई नहीं। मैं हूँ अनवर, सिंगर। मुझसे मिली ये प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ और ईवीएम मसले पर किसी से भी वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। दूसरे दलों ने इसका स्वागत किया है। उधर मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मौके पर रैली में उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी दूसरी पार्टी के साथ से परहेज नहीं है। ईवीएम छेड़छाड़ के खिलाफ लड़ाई को मिलकर आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी
हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने मायावती के बयान को एक अच्छी पहल करार दिया है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आगे भी ऐसी कोई पहल की जाए तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को ही इन सांप्रदायिक ताकतों से खतरा होता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनसे हार कबूल नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि वो उनका धैर्य तो जवाब दे ही गया है, क्योंकि जनता ने जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और विपक्ष के हमारे साथियों को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, वो अभी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने शर्त रखी है कि वो कभी सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले मायावती किसी भी पार्टी का साथ लेने से इनकार करती रही हैं। ईवीएम के मुद्दे पर ही सही, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी के सहयोग की पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागपुर में भीम आधार पे सुविधा को लॉन्च करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में भीम आधार सेवा की शुरुआत की। ये भीम ऐप का ही व्यावसायिक रूप है। इसमें आधार नंबर के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लगातार डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भीम ऐप अर्थव्यवस्था का महारथी साबित होगा। टेक्नोलॉजी ने अंगूठे को ताकतवर बना दिया है और इसलिए भीम आधार भारत गर्व कर सकता है। दुनिया के टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के पास भी ये व्यवस्था नहीं है जो हिंदुस्तान के पास। प्रधानमंत्री ने लोगों से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार मिटाने में मदद मिलेगी। भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी। वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई लड़ने के सिपाही हैं मेरे लिए। बहुत इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिधन मेले में लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत और कोराडी ताप बिजली घर की यूनिटों को देश को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो कई राजनेताओं ने बाबा साहब को याद करते हुए संविधान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नमन किया। देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि गए। उन्होंने कहा कि सभी को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से सीख लेनी चाहिए। मेरा सौभाग्य रहा कि आज प्रातः दीक्षा भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। देश भर में नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब के योगदान को याद किया। इसके अलावा भी दिल्ली समेत देश भर में अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन हुआ। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतकों में से एक माना जाता है। वो देश के पहले विधि एवं न्याय मंत्री रहे। उन्होंने समाज को शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1990 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सेना के जीप वाले वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर एक शख्स को जीप के आगे बंधा दिखाया गया है। सेना ने कहा है कि वीडियो की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले को देखने की बात कही है। उधर सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें जवान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाया गया था। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सबसे बड़े बम हमले में 36 आतंकी मारे गए हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर ये बम गिराया। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में आईएस को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक सफल सैन्य अभियान बताया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के इसी इलाके में बीती रात अपना सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया। हमला इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर किया गया। आतंकी नंगरहार प्रांत के खोरासन इलाके में सुरंगों में बने परिसरों में छिपे थे। हमले में आईएस को भारी नुकसान हुआ है और उसके दर्जनों आतंकी मारे गए। बेगादा तो बजो साउखा के चकम बमबार सूरत हुनियो आगा द दुई पागा कविस मचो बांधियो और नजर नूर रोजो तकयु तरसो द दुश्मन जरली लदीज। यह हमला अफगान सरकार के साथ समन्वय बनाकर किया गया। बम गिराने से पहले नागरिकों को वहां से हटा लिया गया था। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम का पहली बार उपयोग किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभियान को सफल बताया। Another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. ये इलाका पाकिस्तान से सटा है और अफगानिस्तान में आईएस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अमेरिका ने इस इलाके में पिछले साल अगस्त से कई हवाई हमले किए हैं। The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. पिछले 1 साल में आईएस अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है। इसके कुछ बड़े हमलों को भी अंजाम दिया है, लेकिन अमेरिकी हवाई हमले और अफगान सेना की कार्रवाई से तेजी से आतंकी संगठन के पैर उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए जानते हैं कि कैसा है अमेरिका का ये सबसे बड़ा गैर परमाणु बम। पहले आग का गोला और फिर धुएं का गुबार। इससे पता चलता है कि अमेरिका का ये बम कितना घातक है। साल 2003 में अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम्स यानी सबसे बड़े गैर परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसे इराक हमले में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वहां इसका उपयोग नहीं हुआ। इसे MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया। इसका वजन 21,600 पाउंड यानी 9,797 किलो है। इसमें 11 टन विस्फोटक का उपयोग होता है। GPS की मदद से इसका निशाना तय किया जाता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले ये फटता है और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। जमीन के अंदर लक्ष्य पर सटीक निशाना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट पर हमले का स्वागत किया है। भारत ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। I'm saying they have taken. Yes, sir. We are not talking of support now. We are talking of action taken by the US against terrorist organizations. Terrorists के लिए लड़ाई जो है वो सबकी लड़ाई है। चीन ने उत्तर कोरिया को परमाणु परीक्षण न करने की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और स्थितियां खराब होंगी। अमेरिका ने साफ कहा कि उत्तर कोरिया को अपना बर्ताव बदलना होगा और इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि किसी भी हमले का वो पुरजोर जवाब देगा। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया पहले शासक किम इल सुंग की 105वीं जयंती की तैयारियों में जुटा है। शनिवार को होने वाले कार्यक्रम में वो अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने पेश करेगा। उत्तर कोरिया के नागरिक अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी चेतावनी को चीन हल्के में लेने से बच रहा है। चीन का कहना है कि उत्तर कोरिया का विवाद कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। चीन का मानना है कि अगर युद्ध हुआ तो जीत किसी की नहीं होगी। 不是谁放出的话更狠，谁扬起的拳头更大，谁就能赢。一旦真的发生战乱，
结局只会是多数。 अमेरिका भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि उत्तर कोरिया को अपना बर्ताव बदलना होगा। But the bottom line is North Korea's got to change its behavior. That is an agreed position among the international community, nations that are working together on this. अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया नए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने एक युद्धपोत भी कोरिया की तरफ रवाना किया है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईसा मसीह के बलिदान को याद करने के मकसद से दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों की कोई सजावट नहीं की जाती है। दरअसल जिस दिन ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो दिन शुक्रवार था और इसी वजह से इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु ने ईश्वरीय प्रेम से सराबोर होकर मानवीय शरीर का खुशी खुशी बलिदान किया था। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।